हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू CSIR नेट PW यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर आयुषी ना। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आई हूं जो कि है आपका हाईली रिपीटेड हाई वेटेज 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके ही जाने हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट से देखते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। देखो आजकल का जो पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो देखो, वैसे तो सिर्फ कोई भी 2 यूनिट अगर आप करके जा रहे हो, जैसे कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या कोई सी भी अगर आप करके जा रहे हो, तो उससे काम आपका जो है वो नहीं बनेगा। आपको पूरा पूरा जो है वो करके ही जाना है। पूरे जो 3 आपके यूनिट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आपको तीनों जो है वो अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि अगर हम तीनों करके जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है वो 100% तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के अंदर टॉपिक्स को जो है वो डाला है। जैसे ही इनका ABC है उसका मैंने प्रॉपर एनालिसिस करा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में आपको देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हो, रिएजेंट्स हो, नेम रिएक्शन हो, ये क्या होता है, ये आपकी कोर केमिस्ट्री है, कोर। ठीक है, ये तो आपको जो है करके ही जानी है। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ आपको पेरीसाइक्लिक भी करनी है, क्योंकि पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पेरीसाइक्लिक बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर तो देखो, अगर तो आपने सिर्फ ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपने सिर्फ इतना इतना पोर्शन भी कर लिया तो भी आपके मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक के अंदर। ये जो आपका पूरा जो ए कैटेगरी में मैंने डाला है ये आपका मैक्सिमम वेटेज के टॉपिक्स है। ठीक है, नाउ अगर आप कर सकते हैं तो इसके साथ साथ आप बी कैटेगरी को भी जो है अच्छे से टारगेट करो, क्योंकि अगर आपने ए और बी दोनों को ही बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके जो है वो गारंटीड है कि आपके जो है काफी अच्छे नंबर बन जाएंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से। ठीक है, तो अब आप बी कैटेगरी में क्या क्या कर सकते हो, तो आप जेओसी एरोमेटिसिटी कर सकते हो, ये आपका क्या है, बेसिक है ना। फिर आप स्टीरियो केमिस्ट्री भी कर सकते हो, ये भी बेसिक में आता है। साथ में आपने फोटो केमिस्ट्री तो आपने पेरीसाइक्लिक के साथ ही कर ली है। ठीक है, फिर आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये जो है बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आपका जो है 1-2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा विदाउट एनी इशू। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी सी कैटेगरी के अंदर। सी कैटेगरी के अंदर देखो बेटा, मैंने नेचुरल प्रोडक्ट्स और एफ जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है उसको डाला है, क्योंकि देखो इनमें से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना इस सी कैटेगरी को, नहीं है टाइम कोई टेंशन नहीं है, आप ए और बी पर ही फोकस करो। ठीक है, अपना 100% ए और बी पे जो है आपको फोकस करना है इन ऑर्गेनिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने इनऑर्गेनिक पे। देखो इनऑर्गेनिक जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नंबर जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो है वो फ्री में नंबर जो है आपके जो है पॉकेट में दे देगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ए कैटेगरी के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये आता है आपका कोऑर्डिनेशन, दूसरे पे आता है ऑर्गेनोमेटालिक्स, फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, फिर आता है एफ ब्लॉक, फिर आता है बायो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, इनऑर्गेनिक की हो, फिजिकल की हो, इसे तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसको एक जो है क्लब करके पढ़ना। ठीक है, इसको
उसको पूरा एक एज अ होल पढ़ना, तो जो है आपका फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। तो उसको छोड़ के नहीं जाना है बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो थे आपके ए कैटेगरी के टॉपिक्स जो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने। साथ में अगर आपने बी कैटेगरी को भी कर लिया तो आपके अच्छे खासे जो है नंबर इसमें भी फेच हो जाएंगे। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। फिर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, देखो ये तो बेसिक है ना, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। तो इसमें से आप जो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो है आप छोटा छोटा देख के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ज़्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक नहीं है। हाँ, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है मेन ग्रुप, देखो ये वाला टॉपिक जो है, ये अगर रीसेंट में देखूं तो काफी ज्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में ऐसा होता है कि अगर आप कितना भी पढ़ लो, थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो लर्न करनी पड़ती है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मेन ग्रुप पर फोकस कर सकते हैं, नहीं है टाइम तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लीजिए, जैसे कि आपने ज़ेनॉन कंपाउंड्स के बारे में कर लिया, सिलिकेट्स के बारे में कर लिया, ठीक है। और अगर जैसे मैं अगर बोलूँ, आपने ब्रिज बॉन्डिंग कर ली है ना, ब्रिज बॉन्डिंग हो गई आपकी। और इसके साथ साथ आपके जो भी मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, बैक बॉन्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स हैं, है ना। बट अगर आपको ये नहीं करना तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो आपने ऑर्गेनिक तो है, आपने ए और बी दोनों कैटेगरी करी है, फिर आप इनऑर्गेनिक भी पूरी कर रहे हैं, ए कैटेगरी है ना। अभी हम आगे भी बढ़ेंगे तो आप इस वाला जो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, इस पे आप मतलब आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। ओके, या फिर कुछ सिलेक्टेड चीजें आप इसमें से करके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में आता है आपका एसिड बेस और आपका आता है एनालिटिकल। देखो वैसे एसिड बेस जो है ये बहुत ही आपका वैसे तो सिंपल है और बेसिक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप देख लेना, आप कर पाए तो स्पेशली पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर साल आए इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अगर आया भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो तुरंत बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आप जो है इसको सी कैटेगरी के अंदर मैंने डाला है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ सकते हैं आप, सी कैटेगरी वाली तीनों ही सेगमेंट जो मैंने सी कैटेगरी में डाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत करो, सिर्फ ए और बी कैटेगरी जो है वो करके जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो आपका 80% 80 to 85% जो सिलेबस जो आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। नाउ देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी बात है, और कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो मेरे पास जो है हर किसी बच्चे के लिए इलाज है, अभी हम आगे देखेंगे कि हर एक कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, ठीक है। नाउ देखो अभी हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी फिजिकल भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो क्या करें, तो सबसे पहले ए कैटेगरी के अंदर तो उनको सारे ही करने हैं। जैसे देखो क्या क्या है इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका और साथ में क्वांटम है, दोनों मिलके ही आता है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिर आती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। ये भी जो है रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सरफेस केमिस्ट्री में से काफी ज्यादा पोर्शन में क्वेश्चंस आए हैं। इस छोटे से चैप्टर को जो है हल्के में मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत स्कोरिंग है, इजी टॉपिक भी है, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रुप थ्योरी और हमारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एट एनी कॉस्ट आपको चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, छोड़ के जानी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बी कैटेगरी, ठीक है। तो ए कैटेगरी हो गया, नेक्स्ट आता है बी कैटेगरी। देखो बी कैटेगरी के अंदर आते हैं छोटे छोटे से जो है टॉपिक्स, जैसे कि आपका सॉलिड स्टेट हो गया,
कितना टाइम लगेगा? फटाफट से आप इसके अंदर फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है? सॉलिड स्टेट के अंदर क्वेश्चन आ ही जाता है। डिफेक्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये भी आप आराम से देख के जा सकते हैं। पॉलीमर में तो आपको जो है मुश्किल से गिने-चुने एक ही पेज के फॉर्मूले हैं, तो फटाफट से आप वो ओनली फॉर्मूला भी करके चले जाओगे, तो भी आपका जो है काम बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है? स्टैटिस्टिकल थर्मो जो है ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही पढ़ी जाती है, ठीक है? और इसमें से जो है क्वेश्चन कभी आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग होता है ये भी, ठीक है? तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको भी जो है देख के जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका सी कैटेगरी के अंदर। सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा डेटा एनालिसिस, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है? देखो, ये जो मैंने सी कैटेगरी में टॉपिक्स डाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनमें से क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप फेज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना फेज़ इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम से आप ये चीज कर सकते हैं कि आप जो है बेसिक जो उसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो आप इसमें से जो है आराम से जो है करके जा सकते हैं, ठीक है? बाकी डेटा एनालिसिस और केमिकल इक्विलिब्रियम आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कि ये आए ना आए, ठीक है? और वैसे भी आप देख रहे हो तो आप ऑलमोस्ट ए बी कैटेगरी अगर सारी करके जा रहे हो इसमें से, तो आपको आपका 85% सिलेबस तो आपका आराम से हो चुका है, ठीक है? तो अब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है? नाउ ये तो हो गया कि जो तीनों ही करके जा रहे हैं, ठीक है? और वैसे तो देखो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अभी के बच्चों के लिए और आगे भी अगर कोई बच्चे देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए भी कि अब जो पेपर की जो पैटर्न चल रहा है ना बेटा, इनफैक्ट जब मैंने भी ये पेपर दिया था उस टाइम पर भी सिर्फ दो जो टॉपिक्स जो है आपके जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो पूरी यूनिट है, इसको करने से जो है काम आपका नहीं बनता है, ठीक है? तीनों ही करके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके पेपर के अंदर कौन सा टफ आ जाए, कौन सा इजी आ जाए, राइट? तो चलो, अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं हम तो सिर्फ दो ही करके जाएंगे पूरा पूरा, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है कि ठीक है, आप दो तो करो ही पूरा, लेकिन साथ में आप कुछ टॉपिक्स जो हैं तीसरे के भी देख के चले ही जाओ, ठीक है? कर लो प्लीज, ठीक है? एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलो आओ, अब ये जो है उन बच्चों के लिए है जिनका फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है? तो देखो, अगर आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है, तो फिर आप ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, जैसे कि आपका क्वांटम, थर्मो, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस, इलेक्ट्रो, ग्रुप थ्योरी, आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, स्टैटिस्टिकल थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम, ये आप सारे जो हैं टॉपिक्स जो हैं आप करके जाएं, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक में क्या क्या करोगे आप? कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मेन ग्रुप एंड आपका एसिड और बेस, ठीक है? ओके, तो ये तो हो गया कि आपकी जो है अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो है वो प्रॉपर सॉलिड हो चुकी है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक भी कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता ना, अगर फिजिकल में से क्वांटम से इतना टफ क्वेश्चन आ जाए या थर्मो से बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं कर पाओ। वैसे भी ये बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है, क्वांटम और थर्मो। तो अगर इनमें से मतलब बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए अप्रोच क्वेश्चन को, तो आपको बैकिंग जो है ये ऑर्गेनिक के छोटे से टॉपिक्स जो हैं वो दे देंगे, ठीक है? तो चलो आओ फटाफट से देखते हैं ऑर्गेनिक में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, ऑर्गेनिक में आप पेरीसाइक्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पेरीसाइक्लिक जो है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है? तो पेरीसाइक्लिक से अगर कोई भी बेसिक क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है या साइक्लोएडिशन है, रिएजेंट डाल के नहीं आया वैसे ही आ गया, तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड अगर रिएजेंट बाई चांस आ भी गया और आपको तुरंत अभी क्लिक हो गया, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इसको जो है पेरीसाइक्लिक आप करके जाओ।
फिर दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसकी तो मैं क्या ही बात बताऊँ। अगर इस टॉपिक को तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपके आगे लाइफ में भी बहुत काम आता है ये वाला टॉपिक, ठीक है? जब आप रिसर्च करोगे तो यही वो टॉपिक है जो आपको पूरी रिसर्च में जो है काम आएगा। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। आप अगर सपोज़ आप एनएमआर करोगे, ठीक है? तो अगर एनएमआर में अगर आपको नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें नंबर ऑफ़ सिग्नल्स देख लो, ठीक है? केमिकल शिफ्ट देख लो, ठीक है? बेसिक कर लो, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, आप कपलिंग कांस्टेंट ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट अगर मैं उसकी बताऊँ आईआर के, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही पढ़नी है, यूवी के सिर्फ़ फॉर्मूले रट के जाने हैं और मास के भी कुछ थोड़े बहुत जो है आपको चीज़ें देखनी है, जो रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है? सिर्फ़ उतना देख के चले जाओ, तो भी आपका जो है 1-2 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएगा इसमें से, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका जीओसी और एरोमेटिसिटी। देखो, ये है बहुत ही छोटा-सा टॉपिक, ठीक है? जीओसी आई नो बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन आप इसके अंदर जो है बेसिक करके चले जाओ। जैसे कि आपका क्या है एसिडिटी के अंदर, है ना? आपने एसिडिटी और बेसिसिटी बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है? फिर इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? एरोमेटिसिटी आपने अच्छे से कर ली, ठीक है? बस इतना ही करके चले जाओ आप इसमें से, ठीक है? इसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट हो गया, वो आप अच्छे से करके चले जाओ, ठीक है? एरोमेटिसिटी तो वैसे ही बहुत ईज़ी टॉपिक है, इसमें आप आराम से होमो एरोमेटिसिटी करके चले जाओ, बेसिक क्या होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये करके चले जाओ, ठीक है? और आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ये करके चले जाओ, ठीक है? तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है बेसिकली बेस बनाता है। ये जीओसी, एरोमेटिसिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है, ठीक है? बट आप स्टीरियो के अंदर क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ आरएस नोमेनक्लेचर जो है वो देख लें एक बार, ठीक है? एक तो आरएस देख लो हर एक मॉलिक्यूल का कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? और साथ में आप ये देख सकते हो कि क्या एनेंटियोट्रोपिक प्रोटॉन क्या होता है, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बस सिर्फ इतना कर लो, ठीक है? अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका आराम से लग जाएगा, ठीक है? और वो जो एक फॉर्मूले होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स निकालने वाले 2 की पावर n-1 वाले, ठीक है? सिमेट्रिक और जो आपका सिमेट्रिक होता है मॉलिक्यूल और जब नहीं होता सिमेट्रिक, वो वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है? वो आप देख के इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है? मुश्किल से अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके अंदर बेसिक चीज़ें करके प्रिपरेशन मत कीजिए, ऊपर से फ्लिपिंग कर लो, ठीक है? और मेन आप बस उसके अंदर रिएक्शंस देख लो कि अच्छा ठीक है, इसकी ऐसी रिएक्शंस होती है, इसकी ऐसी रिएक्टिविटी होती है, बस, ठीक है? ज़्यादा टाइम मत लगाओ इसमें, ठीक है? अगर लीव करना है तो आप कर भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। ये स्कोरिंग है। देखो, आपने ये वाला टॉपिक जो है ये आपने आपके 11th-12th में भी आई थिंक 12th क्लास में, हाँ 12th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा था इस टॉपिक को, ठीक है? और ये बहुत आसान भी है, ठीक है? तो ये वाला टॉपिक जो है अगर आप करके चले गए तो आराम से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया तो आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है, ठीक है? और आपका क्या है अमीनो एसिड्स भी हैं, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा टाइम इसमें लगाएंगे तो आपका आराम से जो है ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए मेरी तरफ से आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये टॉपिक्स तो प्लीज़ आप करके जाइए, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि उन लोगों के लिए जिनकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो स्ट्रॉन्ग है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो तो देखो, ये सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, ये तो आप पूरा करके ही जाना, ठीक है? अच्छे से देख लेना वीडियो को पॉज करके, ओके? नेक्स्ट अब देखो कि अगर आपका फिजिकल जो है वो वीक है ना? फिजिकल अगर आपका वीक है तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि पूरी फिजिकल छोड़ने की जगह आप देखो क्वांटम में क्या क्या कर सकते हो। देखो से इन सब में जो मैंने लिखा है ना, क्वांटम थर्मोकेमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो, इसमें आप सिर्फ बेसिक फॉर्मूले कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्वांटम में बताऊं तो आप स्टार्टिंग में क्या है, उसके पोस्टुलेट्स हो गए वो, ठीक है? ऑपरेटर से तो क्वेश्चन आता ही है आपका, ठीक है? और आपका जो 1D बॉक्स है ना, 1D बॉक्स पर्टर्बेशन वगैरह पे मत जाओ, 1D बॉक्स के बेसिक फॉर्मूले कर लो, ठीक है? और आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आपका जो हक्कल रूल है वो भी आप उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है? और तो ये जो हाइड्रोजन एटम और इन सब पे मत जाओ, हाँ, बट
आप एक चीज़ कर सकते हो, आप सबके ना फ़ॉर्मूले एक बार देख के चले जाओ। जैसे हाइड्रोजन एटम के सारे फ़ॉर्मूले देख लो, रिजिड रोटेटर के देख लो, ठीक है? आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके सारे जो है आप फ़ॉर्मूलेज़ देख के चले जाओ, ठीक है? तो इससे भी क्या है कि आपका कुछ क्वेश्चन्स तो आपके बन ही जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपका जैसे बेसिक का स्टार्टिंग है, मैक्सवेल जो आपका बॉक्स है वो कर लो, ठीक है? और आप जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कार्नोट साइकिल से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और मतलब कुछ जो है बेसिक जो है आप फॉर्मूले देख के चले जाओ। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिक सारे फॉर्मूलेज़ जो हैं वो ही देख के चले जाओ। कुछ तो जो है आपका क्वेश्चन जो है अगर बनना होगा तो बन जाएगा, ठीक है? छोड़ने से तो अच्छा है ना, पूरा टॉपिक छोड़ने से तो अच्छा ही है। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा नंबर के आते हैं, 20-20, 25-30 नंबर के भी आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये तो वैसे काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स में से आता है। तो आप इसके अंदर जितना स्टार्टिंग का जो है आपका ऑर्डर वाले क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं, ठीक है? और फिर आपकी जो थ्योरी हो गई, है ना? आपकी 2 थ्योरीज़ हैं, तो वो थ्योरीज़ भी आप उसमें से करके जाएँगे तो आपका आराम से हो जाएगा। सॉल्ट इफेक्ट वगैरह नहीं करना छोड़ दो, ठीक है? जो आपकी मेन जो 2 थ्योरीज़ हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच वाली, ठीक है? और एक मॉलिक्यूलर अप्रोच वाली, 2 है ना? तो वो आप इसमें अच्छे से करके चले जाओ, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो ये तो जो है ये बहुत ही अगर मैं बोलूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक है ये इलेक्ट्रो। ये वाला टॉपिक जो है, इसमें आपको क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन है उसका बेसिक फ़ॉर्मूला आपको देखना है, ठीक है? ई नॉट कैसे निकालते हैं वो देखना है अच्छे से, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ कंडक्टेंस, है ना? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के जो वो आपके ग्राफ्स हैं वो देख के चले जाओ, ठीक है? और कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले जो है इसके अंदर, मतलब ये भी आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है। इसके भी अगर आप सिर्फ फॉर्मूले देख लो और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कराए गए होंगे, तो भी आपका कुछ ना कुछ तो इसमें से हो ही जाएगा, तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। साथ में आता है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है? सॉलिड स्टेट के अंदर भी आपके कुछ ही सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, आप उसको देखें एंड साथ में आपका डिफेक्ट्स कर लेना, ठीक है? पॉलीमर मुश्किल से भाई 1 पेज के फॉर्मूले हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री ये प्लीज़ आप छोड़ के मत जाना, बहुत ही छोटा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? हाँ, और इसमें कोलॉइड्स भी करना स्पेसिफिकली क्योंकि कोलॉइड्स भी जो है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये स्कोरिंग भी है। 2 ही तो उसके अंदर थ्योरम है ना? और फिर आपके कोलॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है? बहुत उसमें मत जाना, जो आपका डीएलबीओ थ्योरी है उन सब में मत जाओ आप। अपना बेसिक जैसे लैंगमेयर हो गया, फ्रेंडलिच हो गया, ये सब आप कर लो, ठीक है? तो आपका आराम से जो है ये बन जाएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आता है आपका उनके लिए, वैसे तो कम ही बच्चे होते हैं जिनकी इनऑर्गेनिक जो होती है वीक होती है, बट कोई नहीं, हम हर टाइप के बच्चों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, अब है कि अगर आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक तो जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आपका इनऑर्गेनिक वीक है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक में तो देखो आप पूरे ही करोगे, है ना? फिजिकल में भी देखो आप पूरा ही करोगे, राइट? ये तो आपको कुछ भी इसमें से नहीं छोड़ना। हाँ, अब ये गड़बड़ मत करना कि अब आपने इसमें से भी कंजूसी कर दी, क्योंकि अगर आपने इसमें से कंजूसी कर दी, फिर एग्जामिनर भी आप में जो है कंजूसी करेगा आपको नंबर देने में, ठीक है? तो इसीलिए इन दोनों को तो जो है पूरा ही करके जाना है। अब आता है आपका इनऑर्गेनिक। देखो, इनऑर्गेनिक वैसे तो बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो है वो होता है, ठीक है? एंड मेरे हिसाब से आपको जो है ये टॉपिक्स तो जो है देखो आपको करके ही जाने चाहिए, ठीक है? इसमें से जैसे कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर आपको सपोज मैग्नेटिज्म जो है, मुझे लगता है कि मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है वो मेनली जो लोगों को है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, या फिर आपका
ऑर्गल डायग्राम वाला जो है पोर्शन वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आप स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेशन आप आराम से करके जा सकते हैं, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन जाएँगे। बट अगर आपको मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, मतलब हमें समझ आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन एंड जो तुम्हारा ऑर्गेनोमेटालिक्स है बेटा प्लीज़ इसको पूरा ही करके जाना, ठीक है? इसमें से आप आराम से जो ऑर्गेनिक मेटालिक्स है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इसको भी आप आराम से कर सकते हो सकता है आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ रही हो, तो रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ दो इसका ओएमसी का, आप सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला स्टार्टिंग का जो इतना बेसिक पोर्शन है आप वो करके चले जाओ, ठीक है? बट अगर अगर समझ आता है तो प्लीज कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो जो है आप इतनी कौन सी 11th क्लास से भी पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसमें से भी जो है क्वेश्चंस आराम से आपके बनते ही है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, ठीक है? आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका लैटिस एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है ना? और हाइड्रेशन एनर्जी पे, तो ये कुछ कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स जो है आप आराम से इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है? फिर एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको तो प्लीज स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? और नेक्स्ट आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है? ये भी जो है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है? क्योंकि रिसेंटली इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार इसकी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, रिवाइज कर ली अच्छे से, पक्का आप क्वेश्चन निकाल ही लोगे। इसमें से कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है? ना एक एक मिनट बेटा। ना देखो, अब आता है वो पॉइंट जो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है अपने माइंड में जो है बिठा के रख लेना है, ठीक है? तो लास्ट डेज जो आपके थोड़े से ही जो दिन बचे हैं, उसमें आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? चलो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले देखो कि आपको रिवाइज करना है हर एक टॉपिक को जो आपने अभी जितना पढ़ लिया। देखो, आपने अभी तक जितना पढ़ लिया बस अब आप उस कॉपी किताब बंद नहीं करना, मतलब उतना ही अब आप रिवाइज करो, ठीक है? कोई भी नए टॉपिक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि लास्ट का ही टाइम रह गया है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिविजन, रिविजन से बढ़ के, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़ के और कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहला ही मेरा पॉइंट है कि अब रिवाइज करो ईच टॉपिक प्रॉपरली, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो, ये नहीं कि पूरा अपना जो पूरा अपने नोट्स बनाए हैं पूरा ही आप देखने बैठ गए, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करें, ठीक है? नेक्स्ट है कि ओनली प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, प्लस जो भी एरर वाले क्वेश्चन थे, है ना? आपने अपनी कॉपी में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने उस टाइम पे अपनी कॉपी पे मार्क करे होंगे कि भाई ये वाले क्वेश्चन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैम ने बताया था, और ये जो है ये अलग टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना? तो सिर्फ वो ही आपको अब प्रैक्टिस करने हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि स्टार मार्क्ड होंगे, है ना? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो होते हैं जैसे रेफरेंस बुक के हो गए, ठीक है? तो सिर्फ वो ही आपको हर एक जो भी आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ जो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको सिर्फ यही करके जाना है। ऐसा नहीं कि पूरा ही शुरू हो गए कि सारे ही आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, वो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है उसको दोबारा क्यों करना है? सिर्फ आपको यही वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? मैं यहाँ इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि सिर्फ यही करने हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं, इसी वाले पॉइंट पे बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आपको जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, जैसे आपके फिजिकल के फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, रिएजेंट्स के बनाए होंगे, है ना? ऐसे बहुत सारी यूनिट्स के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। अब टाइम है सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज करना है, ठीक है? मतलब जैसे आपने एक टॉपिक जो है पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है? अब उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, तो अगले दिन अब आप पूरा उस टॉपिक को लेके मत बैठना, फटाफट से एक जो छोटी से आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तुरंत उसको सबसे पहले रिवाइज करना और फिर नया टॉपिक करना, ठीक है?
तो रिवाइज शॉर्ट नोट्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक मॉक टेस्ट, एटलीस्ट फुल लेंथ आपको 5 तो देने ही है। देखो बेटा क्या होता है ना कि अगर हम टेस्ट नहीं देते, अगर हम टेस्ट नहीं देंगे, चाहे आप चलो, अगर आप में सपोज ऐसा है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप चाहे 2 दे दो, 2 मॉक टेस्ट दे दो, बट उसका फायदा क्या होगा, आपको जो वो 3 घंटे आप एग्जाम में जो दे के आएंगे अपना टाइम, आपकी टेस्टिंग तब नहीं होगी, उससे पहले ही हो चुकी होगी, राइट। तो आपको पता होगा कि आपको माइंडसेट कैसे रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहले ही उस माइंडसेट में बिठा लेना, वो भी सेम टाइम पे, जो भी आपके टाइमिंग्स हैं आपको उसी टाइम पे ही मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपकी बॉडी को जो है वो हैबिट हो जाए। अभी पूरे 3 हफ्ते तो आराम से है ना, 3 हफ्ते ही लगते हैं किसी आदत को बनाने के लिए, तो आप आराम से ये चीज अभी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और फिर फुल लेंथ टेस्ट, जो प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट है आपके, आप आराम से दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे तो जो भी मैंने चीजें लिखी है ना बेटा, वो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज प्लीज आप टेस्ट से जो है भागना मत। वो आपको पहले ही उस सर्कमस्टांसेस में डाल देगा जो आपके उस पेपर वाले दिन होने वाला है। तो आपको पता होगा अब आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी मत भूलना भाई, वैसे तो मैंने जो भी पॉइंट लिखे हैं ना सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम शब्दों में बात कह रही हूं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, प्रैक्टिस वर्चुअल कैलकुलेटर। देखो, अगर तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी वर्चुअल कैलकुलेटर में, तो आप उस दिन जो है काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे अपना। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से अभी से ही अपनी आदत डाल लो कि आपको जो है वर्चुअल कैलकुलेटर में अपनी कैलकुलेशंस करो सारी फिजिकल की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं अरे आखिरी में देख लेंगे, आखिरी में कर लेंगे, आखिरी में कुछ नहीं होता है, अभी से आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाले पॉइंट्स आते हैं कि क्या चीज जो है आपको बिल्कुल भी करनी नहीं है इन कुछ ही लास्ट के डेज में, ठीक है। तो अब देखो क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखो, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्लीज 2 ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं करके जाने हैं। मैंने जो भी आपको पूरी जो स्ट्रैटेजी बताई, जिसमें मैंने आपको तीसरा सब्जेक्ट के भी कुछ कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले हैं, प्लीज आप तीनों ही करके जाए, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। वो मेरे टाइम पे भी थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो जो है, अगर उन्होंने एक, आप खुद सोचो, अगर उन्होंने एक जो है पूरा फिजिकल अगर उन्होंने टफ बना दिया, तो आपको संभालने के लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो होगा, और सिमिलरली अगर उन्होंने ऑर्गेनिक टफ बना दिया तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो संभालेंगे ना आपको, ठीक है। तो इसीलिए आपको नहीं छोड़ के जाना है, मतलब आपको तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरा, आपके मन में ये वाला जरूर आएगा पॉइंट, अरे यार अभी थोड़ा टाइम बचा है, जरा एक टॉपिक और कर लूं, जरा एक टॉपिक कर लूं यार, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाले ट्रैप में आपको अब नहीं फंसना है। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो, आप लास्ट मोमेंट पे जो भी चीजें आप अपना देखो, इतनी सारी ऑलरेडी इतनी सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप और टॉपिक्स अपने माइंड में इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो पुराने वाले भी भूलने के चांसेस है, और नया वाला आप अच्छे से तो कर नहीं पाओगे इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो आपको इस वाली चीज में नहीं फंसना है कि यार जरा एक टॉपिक और कर लेता हूं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, स्टॉप मेजरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है आप अकेले भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इन एनी केस आपको अपने आप को जो है बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है किसी और से। आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की जो थी ना
उनका जो फोकस था वो बना के रखना है और डायरेक्टली मछली की आंख पे जो है आपको फोकस करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही फोकस करना है और ये अपनी ही स्ट्रैटेजीज से मुझे काम करना है, ठीक है। और इधर उधर नहीं देखना कि यार इसने कितना सिलेबस कर लिया, उसने कितना सिलेबस कर लिया। ऐसा करते हैं ना, अरे यार तेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया, फोन पे कॉल करते हैं तेरा कितना क्वेश्चन हो गया। नहीं, आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने पे ही फोकस करना है, ठीक है। और आप टेस्ट दो ना, आप जब टेस्ट दोगे आपको पता चल जाएगा आपका अभी कितना ज्यादा, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, तो उस पे फोकस करो। अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ही फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, एक्सेप्ट दैट यू विल नॉट नो एवरीथिंग इन पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपको जो है वहां पे पूरा 100% तो आपको करके नहीं आना पेपर को, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर जैसे आपका पार्ट सी है, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। और पार्ट बी के अंदर भी सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो आप खुद ही देखो कि कितने कम क्वेश्चंस करने हैं उसमें। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे लिए हर क्वेश्चन बराबर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि मैं कौन सा इजी क्वेश्चन है उसे फटाफट से कर दूं, कौन सा मॉडरेट है उसे बाद में देखूं, और जो डिफिकल्ट है उसे सबसे बाद में देखूं, ठीक है। अपने ईगो को नहीं लाना कि यार मैं तो जो है पूरा ऑर्गेनिक जो है अच्छे से करके गया था या गई थी, मैं तो इसी के ही क्वेश्चन जो है करूंगा या करूंगी। मैं नहीं देखूंगा फिजिकल के या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन की वो इजी आए हैं, मैं इजी तो नहीं कर सकता, मैं तो हार्ड ही करूंगा, ठीक है। ऐसे वाले ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है, अपने जो है पॉकेट में रखो उसको फटाफट से करके, ठीक है। बिल्कुल भी अपनी ईगो को नहीं लाना है और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि आपको जो है हर जो चीज है पेपर में वो भी पता नहीं होगी। ये भी फैक्ट है, नहीं हो सकता कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हो पेपर में, ठीक है। तो माइंडसेट सिर्फ ऐसा ही रखना है कि ठीक है, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे पहले 1-1.5 घंटे के अंदर अपने पॉकेट में डालना, फिर मॉडरेट, और फिर आपका जो है हार्डेस्ट क्वेश्चन को देखना, ठीक है। नेक्स्ट, लर्न टू लीव क्वेश्चंस। ये भी वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको कही। ये भी पता है एक तरीका ही होता है, ये भी एक स्ट्रैटेजी ही होती है जो टॉपर्स लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि टॉपर्स को क्या सब कुछ आता है? जी नहीं, टॉपर्स को सब कुछ नहीं आता है। वो यही स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो फटाफट से ले जाते हैं। आप खुद बताओ, क्या हार्डेस्ट क्वेश्चन के ज्यादा नंबर है? नहीं है ना। सारे जो क्वेश्चन है सबके बराबर है ना। एक 4 नंबर के सारे क्वेश्चन है, चाहे किसी भी यूनिट का हो, सारे ही तो 4 नंबर के हैं, ऐसे सारे ही 2 नंबर के हैं। तो आपका क्या जा रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको लगता है कि ये मेरे 100% एक्यूरेसी वाले जो है मेरे मतलब क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ इन्हीं को ही अप्रोच करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये चीज जो है आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग एंड जस्ट वॉचिंग कंटेंट। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा बच्चे कर रहे हैं आजकल। क्या है, इतना इतना ज्यादा जो अटेंशन स्पैन आप लोगों का जो है थोड़ा वीक हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सिर्फ जो है आप वॉच ना करें कंटेंट, आप अपने जो आपके नोट्स हैं उस पर प्लीज आप उस पे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। अब जो है वो कंटेंट देखने का टाइम नहीं है, अब सारा जो है आपका आपका सेल्फ रिवीजन का टाइम है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक जो है कि मैंने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और कहीं पे आपको क्विक शॉर्ट नोट्स वाली चीज हो रही है, तो आप फटाफट से वन शॉट आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने जो है वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपने बस कंटेंट देखा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी में ही कि हाँ, वही नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन वर्चुअल कैलकुलेटर। बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने वर्चुअल कैलकुलेटर जो है अभी से यूज नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर कर देंगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग मिस्टेक। मैंने बताया ही है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देके अपनी गलतियां सीखने का है, ताकि आप वो सेम गलती पेपर में ना करें, ठीक है। आ जाओ, नॉट ट्रस्टिंग योर प्रिपरेशन। ये भी एक पॉइंट है
जो मोस्टली अब क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो बच्चों के मन में ये चीज़ आता ही आता है कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैंने जितना अपना सिलेबस किया है वो सफिशिएंट है या नहीं, क्या मुझे जितना टीचर्स ने कराया है वो सफिशिएंट है या नहीं। तो देखो, ये जो टाइम है ना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखने का टाइम है कि आपने जो पूरे साल मेहनत करी है, 1 साल या 6 महीने जितनी भी आपने मेहनत करी है, अपने पे भरोसा रखो, ठीक है? आप कर सकते हो, प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, उन्होंने आपको पढ़ाया है, आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने पीवाईक्यू करे हैं, आपके सॉल्व हुए हैं, बस सिर्फ़ इतना है। आप अच्छे से इस चीज़ को अपना जो है ध्यान रखो कि हाँ, मेरा हो जाएगा, ओके? चलो आओ। और ये भी है कि नो प्रॉपर स्लीप, बच्चे जो हैं बहुत ही कम सो रहे हैं, सिर्फ़ 3-4 घंटे सोते हैं, ठीक है? कोई-कोई तो मतलब और भी कम सो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। देखो बेटा, सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप 7 से 8 घंटे की जो है नींद नहीं लेंगे, तो आप पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाएँगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे तो सब कुछ जो है आपके पूरे माइंड में जो केमिकल का लोचा हो जाएगा और जिसकी वजह से आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे पेपर में। इसीलिए आप अच्छे से नींद लो, अच्छे से खाना खाओ, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? एंड थोड़ा आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं आप साथ में, मतलब थोड़ा-सा, मैंने ज़्यादा नहीं बोला, ऐसे नहीं लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया चला रहे हैं। सोशल मीडिया तो भाई दूर रहो सोशल मीडिया से, ठीक है? ये टाइम नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसे पूरा एक्सप्लोर कर रहे हो। नो, आपको सोशल मीडिया से पूरा ही दूर रहना है। ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है, कैन आई सॉल्व द हार्डेस्ट क्वेश्चन। ये वही वाला पॉइंट है जो मैं आपसे बोल रही थी, अपने ईगो पर नहीं लेना ये वाली चीज की मैं सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करूंगा या करूंगी। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा, सिर्फ एंड में देखा जाएगा क्या आपने वो कट ऑफ पार करी या नहीं, ठीक है? तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नंबर जो है बटोरने हैं, ठीक है? चलो आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है, ठीक है? क्या है ये, वो फटाफट से देखते हैं कि a calm student with 80% confidence often outperforms a panic student with 95% preparation। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो देखो आपने जितनी तैयारी करनी थी आपने तैयारी कर ली है, ठीक है? अपने ऊपर जो है ट्रस्ट रखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रस्ट रखो कि आप ये पेपर जो है कर सकते हैं, ठीक है? ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, आपको बीच में रहना है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट रखना है कि ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पेपर कैसा आ सकता है। अगर बहुत टफ आ गया तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो वैसे ही जाएगा पेपर, और अगर थोड़ा सा इजी आ गया तो भी आपके चांसेस हैं जाने के, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और ज्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके वो भी लेस एक्यूरेसी के साथ, है ना, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई। इसीलिए स्टेबल माइंडसेट, है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक काम स्टूडेंट विद 80% कॉन्फिडेंस, है ना, विल ऑफन आउट परफॉर्म अ पैनिक स्टूडेंट विद 95% प्रिपरेशन, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना है, सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट के साथ जो है आपको पेपर में जाना है, ठीक है? ना लास्ट में एक बहुत ही पावरफुल कोट जो मैं जब प्रिपरेशन करती थी, ये मेरी टेबल पे जो है ये आगे हमेशा लगा रहता था और ये मैं हमेशा जब भी देखती थी तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती थी, ठीक है? तो मैं वही सेम कोट आप लोगों के लिए लाई हूँ, ठीक है? तो ये है कि ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन दैट योर सेल्फ, ठीक है? मतलब ये है कि आप जो है सारी जितनी भी पावर है वो आपके अंदर ही है, बस उसे चैनलाइज करें और अच्छे से अपने आप पर बिलीफ रखें, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा, ओके? ठीक है, इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा सा थैंक यू आप सबके लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सबकी
एग्ज़ाम्स के लिए आप सब मेरी तरफ से विशेज़ हैं कि आप बहुत अच्छा करो, सारे ही बच्चे अच्छा करो, ठीक है? एंड बिल्कुल भी पैनिक मत होना, अच्छे से करना सारा, आपका डेफ़िनेटली हो जाएगा, ठीक है? एंड ये वाला कोड ज़रूर देख के चले जाना अगर बीच में अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, है ना? और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ओके? चलो बाय।